हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं नंदू सिंह। आज हम शुरू करेंगे वर्ष 2019 के करंट अफेयर्स की। देखिए, जो वर्ष 2019 है उसके करंट अफेयर्स को हम कई जो है चरणों में पढ़ेंगे। इसका करंट अफेयर्स देखिए, पहला हम पढ़ेंगे आज पार्ट 1। 2019 और 2020 दोनों ही आगे आने वाली कंपटीशन एग्ज़ाम है, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो 2020 का करंट अफेयर्स के मैंने पूरे वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं, तो आप 2020 के करंट अफेयर्स देख सकते हैं। इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक को प्रेस करें या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर के भी करंट अफेयर्स नाम की एक प्लेलिस्ट है, वहाँ जाकर के भी देख सकते हैं। यदि आप पहली बार चैनल से जुड़ रहे हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर कर लें चैनल को, और बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि जो नेक्स्ट नोटिफिकेशन आने वाला है उसकी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं समसामयिक सामान्य ज्ञान करंट अफेयर्स 2019 की। 2019 का जो करंट अफेयर्स है उसका पार्ट 1 है, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 5, इस प्रकार से सभी पार्ट है वो अपलोड किए जाएंगे। पहला सवाल देखिए, 52वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। देखिए दोस्तों, जो भी मैं वीडियोज़ अपलोड कर रहा हूँ ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लेके आ रहा हूँ। बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो अक्सर सवाल पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, तो इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। ध्यान से देखिए आप। देखिए, 52वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। अभी देखिए, जो 52वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की बात कर रहे हैं तो ये किसको प्रदान किया गया था? ये बॉलीवुड सुपरस्टार अमिताभ बच्चन को दिया गया। कब? 29 दिसंबर 2019 को 52वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा सम्मानित किया गया। तो यहाँ पे दो सवाल बनते हैं कि 52वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसको दिया गया है? तो अमिताभ बच्चन को। कब दिया गया? 2019 में प्रदान किया गया। अच्छा, अमिताभ बच्चन को 2019 में किस दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया? तो ये होगा 52वां। इस प्रकार से ये क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, जो कोप को लेकर के है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ को लेकर के हैं, जलवायु को लेकर के ये सवाल विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पिछले सालों में लगातार पूछे गए हैं। देखिए, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो जलवायु परिवर्तन को लेकर के या जो पारिस्थितिकी से संबंधित जो भी इकोसिस्टम से संबंधित सवाल है उनसे, और दूसरा साइंस टेक्नोलॉजी है, जो स्पेस है, उनसे संबंधित बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ है कोप 25 सम्मेलन। देखिए, कोप क्या है? ये सी का है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़। तो ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ जो 25वां सम्मेलन हुआ उसके बारे में देखिए कि जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क के अंतर्गत जो शीर्ष निकाय है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ यानी COP का 25वें सत्र का आयोजन 2 से 13 दिसंबर 2019 को स्पेन की राजधानी मैड्रिड में किया गया। एक्चुअल में ये सम्मेलन स्पेन की राजधानी मैड्रिड में नहीं होने वाला था, लेकिन स्पेन की राजधानी मैड्रिड में हुआ, क्योंकि ये सम्मेलन होने वाला था चिली में, लेकिन चिली देश में अशांति के कारण ये सम्मेलन नहीं हो पाया। और फिर कहाँ पे हुआ ये सम्मेलन हुआ? उसके बाद में स्पेन की राजधानी मैड्रिड में ये सम्मेलन हुआ था। देखिए, यहाँ से कैसे क्वेश्चन बनते हैं और भी देखते हैं कि 2 से 13 दिसंबर 2019 को मैड्रिड स्पेन में आयोजित UNFCCC के 25वें सम्मेलन की अध्यक्षता चिली ने की थी। ये स्पेन सरकार के सहयोग से हुआ था और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? चिली ने। जो चिली देश है उसने इसकी अध्यक्षता की थी। ये तो था COP, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़। तो यहाँ सवाल कैसे बनते हैं कि पहला सवाल बनता है COP 25 का आयोजन किस देश में हुआ? स्पेन की राजधानी मैड्रिड। अच्छा, कब हुआ? ये सवाल ऐसे जैसे पेरिस सम्मेलन को लेकर के सवाल पूछा जा चुका है, 2-3 बार सवाल पूछा जा चुका है, तो ये 2019 में हुआ था। अच्छा, ये सब आ सकता है कि ये कहाँ पे होना था, यानी किस देश में होना था? तो ये वास्तव में होना तो किस देश में था? चिली में होना था। तो वहाँ अशांति के कारण से नहीं हो पाया।
और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? चिल्ली ने ही की थी। तो इसको अध्यक्षता को लेकर के भी सवाल पूछा जा सकता है। यहीं से देखिए और किस प्रकार के सवाल है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ दोस्तों मैं, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है सभी। दूसरा देखिए यहाँ पे एक सवाल जो आया है, देखिए यहाँ UNFCC, देखिए क्या है UNFCC, तो इसका पूरा नाम होगा यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क, फिर क्या होगा कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, देखिए 3 सी है, तो क्या होगा कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये पूरा नाम होगा इसका। दूसरा देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ, ये है COP25, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ COP24 देखिए COP24 को लेकर के भी सवाल पूछा जा सकता है कि कॉन्फ्रेंस जो पार्टीज है ये 24 कहाँ पे हुआ, तो इसका आयोजन हुआ था दिसंबर 2018 में हुआ था। दिसंबर 2018 में आयोजन हुआ COP24 का, और कहाँ हुआ? कोटोविच पोलैंड में। मैं यहाँ लिख रहा हूँ कोटोविच पोलैंड में, कोटोविच, इसको कोटोवाइज भी बोलते हैं, तो कोटोविच पोलैंड में आयोजन हुआ था। किसका? COP24 का। तो यदि COP24 का पूछा जाए तो 2018 में आयोजन कोटोविच पोलैंड में हुआ था। अच्छा, COP25 हमने देख ही लिया। COP25 का आयोजन कहाँ हुआ? मैड्रिड में हुआ, चिली देश ने अध्यक्षता की, और 2019 में हुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। इसी प्रकार से देखिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS, देखिए भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने CDS की स्थापना की है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। देखिए पूरा नाम क्या है इसका CDS का? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जो ये सैन्य मामलों के तीनों सेनाओं के प्रमुख होंगे। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सुरक्षा प्रबंधन में सुधार के लिए 4 स्टार जनरल रैंक, देखिए 4 स्टार जनरल रैंक के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS पद का सृजन किया, एक पद का गठन किया है। ये कब किया? 24 दिसंबर 2019 को इसकी मंजूरी दी है, जो कि सैन्य मामलों के विभाग का प्रमुख होगा। कौन? CDS। अब देखिए CDS के क्या, देश के पहले जो चीफ ऑफ डिफेंस यानी जो देश के पहले CDS कौन बने हैं? वो बने हैं विपिन रावत। देखिए विपिन रावत को पहला CDS बनाया गया। इससे अपनी तीनों सेनाओं में, जो नौसेना है, वायुसेना है, थल सेना है, इनमें आपसी तालमेल मजबूत होगा। देश देखिए जो सैन्य दृष्टि से, सुरक्षा की दृष्टि से मजबूत भी बनेगा। तो CDS पहले किसको बनाया है? विपिन रावत को, जो पहले सेनाध्यक्ष भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कोनेरू हम्पी, देखिए सवाल यहाँ से ये भी सीधा भी पूछा जा सकता है, किस खेल से संबंधित है? कोनेरू हम्पी की यदि हम चर्चा करें तो ये देश की महिला वर्ल्ड शतरंज चैंपियन जीती है इसने। किसने? कोनेरू हम्पी ने। तो कोनेरू हम्पी का संबंध किस खेल से है? शतरंज से। भारत की युवा महिला ग्रैंड मास्टर कोनेरू हम्पी ने वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप 2019 का खिताब जीत लिया। देखिए 2019 का शतरंज का रैपिड चैंपियनशिप, देखिए ध्यान रखिए, रैपिड चैंपियनशिप का खिताब जीता है किसने? कोनेरू हम्पी ने। 28 दिसंबर 2019 को मास्को रूस में संपन्न, देखिए मास्को कहाँ पे? रूस में संपन्न वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप में ये उपलब्धि हासिल की है। तो 2019 की वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप कोनेरू हम्पी ने जीत करके भारत का नाम ऊंचा किया है। कोनेरू हम्पी देश की पहली महिला वर्ल्ड चैंपियन बनी। देखिए कितनी बड़ी बात है कि देश की पहली महिला वर्ल्ड चैंपियन पूछा जाए तो कौन होगा? कोनेरू हम्पी होगी। इसी में देखिए जबकि वह रैपिड वर्ल्ड खिताब जीतने वाले, लेकिन देखिए रैपिड की बात करें, रैपिड वर्ल्ड खिताब जीतने वाली विश्वनाथ आनंद के बाद दूसरी भारतीय, कौन सी है? दूसरी भारतीय। विश्वनाथ आनंद वर्ष 2017 में चैंपियन बने थे। कब बने थे? 2017 में चैंपियन बने थे। अब देखिए वर्ष 2019-2020 सबसे गर्म दशक,
देखिए विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने क्या किया है कि जो एक दशक है 2010 से लेकर के 2019 तक के दशक यानी जो 10 वर्ष है इनको सबसे गर्म दशक माना। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने पृथ्वी की जलवायु पर अपने एक वार्षिक रिपोर्ट 3 दिसंबर 2019 को जारी की गई थी। इस रिपोर्ट में क्या कहा गया था कि वर्ष 2010-19 का दशक इतिहास में सबसे गर्म दशक रहा है। तो सबसे गर्म दशक देखिए दिनों दिन क्या हो रहा है, पृथ्वी पर जो गर्मी बढ़ती जा रही है, CO2 वगैरह भी बढ़ती जा रही है, जिससे अपने पारिस्थितिक संतुलन में बहुत गड़बड़ हो रहा है। अब देखिए मानव विकास रिपोर्ट 2019। देखिए जो मानव विकास रिपोर्ट 2019 है यहाँ ये इस पे डाल दी, ये 2019 की रिपोर्ट है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम में देखिए UNDP ने 9 दिसंबर 2019 को मानव विकास रिपोर्ट पेश की है। देखिए जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है वो क्या है कि ये UNDP जो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट जो प्रोग्राम है, इस वर्ष जारी रिपोर्ट की थीम क्या थी? मानव विकास रिपोर्ट 2019 की थीम यानी विषय क्या था? देखिए आज से परे, ओस से परे और आज से परे, ये 21वीं सदी में मानव विकास में असमानता है, ये थी इसकी थीम। यहाँ से लेकर के ये पूरी इसकी थीम थी, विषय था। UNDP ने विश्व के 189 देशों के में मानव विकास स्थिति का आकलन कर एक सूचकांक भी जारी किया। अच्छा 2019 की जो मानव विकास रिपोर्ट है इसमें कुल कितने देशों को शामिल किया गया है? तो 189 देशों को शामिल किया गया। अब मानव विकास सूचकांक रैंकिंग में 2019 में देखिए सूचकांक में उच्चतम स्थान प्राप्त करने वाले, कहने का मतलब है ऐसे देश जहाँ का लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा है, रहना खाना पीना स्वास्थ्य शिक्षा सुविधा सब अच्छी है यानी बेस्ट है, उनका जीवन स्तर अच्छा है, ऐसे देशों की देखिए आप पहला है नॉर्वे। तो मानव विकास रिपोर्ट में सूचकांक में जो टॉप रैंकिंग हासिल की, उच्चतम स्थान प्राप्त किया है नॉर्वे ने किया है 0.954 रैंकिंग के साथ। देखिए इसमें जितनी भी जो 10 के नज़दीक होगी उनकी रैंकिंग अच्छी होगी। उसके बाद स्विट्ज़रलैंड, फिर आयरलैंड, चौथा जर्मनी का, पांचवा हांगकांग का। इन लोगों का जीवन स्तर बहुत ही अच्छा है विश्व में 189 कंट्रीज़ की सूची में। लेकिन हम उन देशों की भी चर्चा करेंगे जिनका न्यूनतम रहा है। मानव विकास रिपोर्ट में जो सूचकांक में न्यूनतम 5 स्थानों पर स्थित राष्ट्र, यानी ऐसे राष्ट्र जिनकी स्थिति बहुत स्थिति खराब है, वहाँ चिकित्सा स्वास्थ्य शिक्षा सभी की व्यवस्थाएं नहीं है, बहुत लोग परेशानी में हैं, ऐसे देशों की जीवन स्तर की हम चर्चा करें तो देखिए 189 देशों में था। सबसे टॉप देश कौन सा था? नॉर्वे। और सबसे जो न्यूनतम स्थान प्राप्त किया वो नाइजर ने। इसका नीचे से देखिए पहला स्थान है, इसका मतलब नीचे से है ये। तो 189वें स्थान पर नाइजर था, 188वें स्थान पर मध्य अफ्रीकी गणराज्य था, 187वें स्थान पर चाड अफ्रीकी देश ही है ये भी, 186वें स्थान दक्षिण सूडान था, 185वें स्थान पर बुरुंडी था। तो इन देशों में अभी भी मानव का जीवन स्तर बहुत दुर्गम है, कठिन है, परिस्थितियों से भरा हुआ है। इसी में देखिए यदि हम भारत के संदर्भ में चर्चा करें तो भारत के संदर्भ में देखिए सूचकांक में भारत की स्थिति UNDP द्वारा जारी SDI जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है 2019 में भारत की 189 देशों की सूची में 0.647 SDI मूल्य के साथ 129वां स्थान पर रखा गया है। तो कह सकते हैं कि 2019 की रिपोर्ट में इंडिया का 129वां स्थान है, ठीक है। और यदि इसकी देशों की सूची में इसका मूल्य माना जाए तो वैल्यू, तो ईयर वैल्यू इसकी वर्ष 2018 सूचकांक में भारत 130वें स्थान पे था। इसका मतलब क्या हुआ? भारत की स्थिति सुधरी है, पहले की अपेक्षा सुधार हुआ है। इस प्रकार भारत की रैंकिंग में एक स्थान का क्या हुआ है? सुधार हुआ है। तो ये आपको 129वां 2019 की रिपोर्ट के अनुसार ध्यान रखना है। अब है नागरिकता संशोधन विधेयक। देख सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल या एक्ट भी कुछ भी बोल दीजिए आप, ये बहुत ही चर्चा में रहा था। शाहीन बाग वगैरह में इसमें काफ़ी धरने भी दिए गए थे। तो नागरिकता संशोधन विधेयक
अमेंडमेंट बिल भी बोल सकते हैं, या फिर आप एक्ट बोल दीजिए। तो इसको स्केब का हुआ सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, या फिर CAA भी कह सकते हैं, सिटीजनशिप अमेंडिंग एक्ट। ये संसद में पारित हो गया है। तो दोस्तों ये काफ़ी चर्चा में रहता है, यहाँ से काफ़ी सवाल बनते हैं और यहाँ से कैसे सवाल बनते हैं इनको लेकर के भी हम अभी अध्ययन करेंगे। देखिए, भारतीय संसद ने नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 पारित कर दिया है। ये दिसंबर 2019 को पारित किया था। क्या नाम था? भारतीय संसद में नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 के नाम से था। दिसंबर 2019 में इसे पारित कर दिया। देखिए, कब लोकसभा में पास हुआ, कब राज्यसभा में पास हुआ, कब इस पर राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए, इनको लेकर के काफ़ी सवाल पूछे जा सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा प्रस्तुत इस विधेयक में लोकसभा में 380 मतों के अंतर से 9 दिसंबर 2019 को पारित किया गया। यानी इसके पक्ष में 311 मत मिले, इसके विरोध में 80 मत मिले। तो बहुत अच्छी इसके सपोर्ट के साथ में ये विधेयक लोकसभा में 9 दिसंबर को, ध्यान रखिए, 9 दिसंबर 2019 को पारित किया गया। वहीं यदि राज्यसभा में बात करें तो ये विधेयक 11 दिसंबर 2019 को, देखिए 9 दिसंबर के बाद में एक दिन छोड़ के 11 दिसंबर 2019 को 105 मतों के अंदर से पारित कर दिया गया। तो यहाँ पर भी कह सकते हैं पक्ष में 125 मत पड़े, तो अच्छी स्थिति रही है। फिर इस बिल को 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति कर दी गई। तो देखिए 9 दिसंबर, 11 दिसंबर और 12 दिसंबर तीनों ही महत्वपूर्ण हैं। तो राष्ट्रपति ने अब कब हस्ताक्षर किए? राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए थे 12 दिसंबर 2019 को। राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति प्रदान करने के साथ ही यह नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 कानून बन गया। इस विधेयक के बारे में देखिए क्या क्या है, जो कैब में या CAA में क्या क्या है। देखिए आप, नागरिकता संशोधन विधेयक में नागरिकता कानून 1955 में संशोधन किया गया। तो यह सवाल बनता है किस कानून में संशोधन किया गया? तो नागरिकता कानून 1955 का था, उसमें संशोधन कर दिए, वो संशोधन नागरिकता अधिनियम बनाए। इस विधेयक के कानूनी रूप धारण करने से देखिए पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में जो धार्मिक उत्पीड़न के कारण वहाँ से भागकर आए हिंदू, ईसाई, सिख, पारसी, जैन, बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों को इसके तहत भारत की नागरिकता दी जाएगी। एक्चुअली में दोस्तों क्या है कि देखिए, जब पाकिस्तान है, 3 देशों को ध्यान रखिए, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में जो ये जो 6 धर्म है, हिंदू, ईसाई, सिख, पारसी, जैन, बौद्ध धर्म, इन 6 धर्मों को वहाँ पे काफ़ी उत्पीड़न हो रहा है, वहाँ पे धार्मिक उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। इस कारण से वहाँ से लोग पलायन करके भारत में आ गए हैं और इस कारण से इन लोगों को भारत की नागरिकता दी जाएगी। तो किन किन देशों से आने वालों को? पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। अच्छा, किन किन धर्मों को? हिंदू, ईसाई, सिख, पारसी, जैन और बौद्ध धर्म। ये जो कितने हो गए? 6 धर्मों के लोगों को भारत में नागरिकता दी जाएगी, क्योंकि इनके साथ वहाँ ज़्यादती हो रही है। फिर देखिए, इससे पूर्व भारत की नागरिकता लेने के लिए 11 वर्ष तक भारत में रहना पड़ता था। इससे पहले क्या था? 11 वर्ष तक भारत में रहना पड़ता था। लेकिन इस बिल में प्रावधान किया गया है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के अल्पसंख्यक जो अभी मैंने 6 धर्मों लोग बताए हैं उन्हीं के लिए आया है। ये 5 वर्ष से भी भारत में रह रहे हैं तो उनको नागरिकता दी जा सकती है। अच्छा, ऐसे अवैध प्रवासी जिन्होंने 31 दिसंबर 2014 की निर्णायक तिथि तक भारत में प्रवेश कर लिया है, नागरिकता हेतु आवेदन कर सकते हैं। लेकिन इस बिल में ये भी प्रावधान रखा गया है दोस्तों, यदि भारत में पहले से किसी ने नागरिकता प्राप्त कर रखी है, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, चाहे अल्पसंख्यक हो या और किसी भी धर्म के हो, उनकी नागरिकता ख़त्म नहीं होगी। यानी उनकी नागरिकता को लेकर के कोई दिक्कत नहीं है, किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है। फिर देखिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये सवाल अभी कुछ एग्ज़ाम में पूछा भी गया था कि दादरा नागर हवेली तथा दमन दीव, ये देखिए सभी केंद्र शासित प्रदेश है। संघ शासित बोल सकते हैं, संघ राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का विलय हो गया है। ये विधेयक 2019 को पारित कर दिया गया।
तो यहाँ दो केंद्र शासित प्रदेशों का विलय हुआ। एक का नाम है दादरा और नागर हवेली, दूसरे का नाम है दमन और दीव। देखिए इनको संयुक्त रूप से नाम लेके बोलते हैं। ये एक ही है, दादरा और नागर हवेली एक है, दमन और दीव ये दोनों एक है, ये अलग है। तो एक तो दादरा और नागर हवेली, दूसरा दमन और दीव, इन दोनों का विलय हो गया, ये एक हो गए। संसद ने दिसंबर 2019 में दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्रों का विलय विधेयक 2019 को पारित कर दिया गया। यानी इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों को अब एक कर दिया गया है। इस विधि के कानूनी रूप लेने के बाद इस संघ शासित राज्यों का नाम दादरा नागर हवेली और दमन दीव हो गया। अब देखिए, अब तक दोनों जो केंद्र शासित प्रदेश अलग अलग नाम से बोले जाते थे, लेकिन अब इनका विलय होने के कारण, एक होने के कारण इनका क्या नाम रखा गया केंद्र शासित प्रदेश का? दादरा नागर हवेली और दमन दीव। ये संयुक्त रूप से ऐसे बोलेंगे, एक साथ बोलेंगे, दादरा नागर हवेली और दमन दीव हो गया है। इस विलय के प्रमुख उद्देश्य क्या था कि प्रशासकीय कार्य में की कुशलता को बढ़ाना था। इस विलय के बाद देश में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 9 से घटकर 8 रह गई। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसको लेकर के काफ़ी जो अभी जो राजस्थान पुलिस में एग्जाम में भी ऐसे सवाल पूछे गए थे कि केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, BSTC के एग्जाम में भी ऐसे सवाल पूछे गए थे। तो दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश अब 9 से घटकर कितने रह गए हैं? 8 ही है। पहले देखिए दोस्तों कितने थे? 7 थे। फिर 2 कौन से बढ़े? जम्मू कश्मीर और लद्दाख बढ़े, फिर 9 हो गए। अब इन 2 को एक कर दिया तो फिर क्या हुआ? एक कम हो गया। देखिए यहाँ इसकी और डिटेल बताता हूँ मैं आपको। केंद्र शासित प्रदेश देखिए कुल कितने हैं? कश्मीर, जम्मू कश्मीर बोल सकते हैं अपन, कश्मीर 1, लद्दाख 2, दिल्ली 3, पुडुचेरी 4, चंडीगढ़ 5, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह 6, दादरा नागर हवेली और दमन दीव 7 और लक्षद्वीप 8। ये 8 केंद्र शासित प्रदेश है। एक बार फिर बता रहा हूँ, देखिए 1 2 ये 3 4 5 6 7 और 8। देखिए यहाँ आप कन्फ्यूजन मत हुई, अंडमान निकोबार द्वीप समूह इसको एक ही बोला जाएगा। दूसरा दादर नागर हवेली और दमन दीव ये एक ही बोला जाएगा, ठीक है ना। तो ये कुल मिला के 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। पहले कितने थे? 7। फिर 2 कौन से बड़े थे? देखिए जो 2 बड़े थे उनके भी बताता हूँ। जम्मू कश्मीर और लद्दाख, इन 2 को बढ़ाया तो 7 + 2 कितने हुए थे? 9। लेकिन अब क्या हुआ? दादरा नागर हवेली और दमन दीव को एक कर दिया तो 9 - 1 कितने रह गए? 8। अब 8 केंद्र शासित प्रदेश है। दमन दीव को भारत ने पुर्तगाल से वर्ष 1961 में अधिकृत किया था। देखिए पहले दमन दीव पर किसका अधिकार था? पुर्तगाल का अधिकार था, ठीक है। फिर 1961 में भारत ने अधिकृत कर लिया, किंतु पुर्तगाल ने इस पर भारत की संप्रभुता वर्ष 1974 के संधि के द्वारा ही स्वीकार की गई थी। अब है 13वें दक्षिण एशियाई खेल, साउथ एशियन गेम्स सैग। 13वें जो संस्करण की बात कर रहा हूँ और बात है दक्षिण एशियाई गेम्स, साउथ एशियन गेम्स सैग की। इसमें दक्षिण एशियाई खेलों में भारत पदक तालिका में सर्वोच्च स्थान पर रहा। टॉप किसने किया? भारत ने। तो शीर्ष स्थान पर रहा, यानी प्रथम स्थान प्राप्त किया किसने? भारत ने। 13वें दक्षिण एशियाई खेलों का आयोजन 1 से 10 दिसंबर 2019 को नेपाल की मेज़बानी में काठमांडू, पोखरा और जनकपुर में किया गया। तो यहाँ ये सवाल, दूसरा सवाल ये होता है कि 13वें दक्षिण एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ हुआ? नेपाल में। मेज़बानी किसने की? नेपाल ने। ये कौन सा अवसर था? ये तीसरा अवसर था जब नेपाल में आयोजन हुआ। तो नेपाल में तीसरी बार आयोजन हुआ। यहाँ दक्षिणी एशियाई जो गेम्स है, साउथ एशियन जो गेम्स है, उसको लेकर के, शुभंकर को लेकर के, लोगों को लेकर के, पदक तालिका को लेकर के काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। इसका शुभंकर क्या था? देखिए मस्कॉट और ब्लैक बक का जोड़ा था। तो शुभंकर क्या रखा गया था? मस्कट और ब्लैक बक के जोड़े को शुभंकर रखा गया। लेकिन यदि लोगो पूछा जाए इसका, तो इन खेलों का जो लोगो था, वो खेलों का प्रतीक चिन्ह क्या था? देखिए उड़ते हुए कबूतर, यानी मस्कट को दर्शाया गया। तो यहाँ शुभंकर पूछा जाए तो मस्कट के साथ ब्लैक बक, और लोगो पूछा जाए तो उड़ता हुए कबूतर यानी मस्कट।
मैस्कॉट बोल सकते हैं। अब यहाँ से देखिए क्या इस किन किन देशों ने जो साउथ एशियन में भाग लिए हैं, वो देखिए भारत, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, मालदीव, बांग्लादेश, श्रीलंका, इन देशों के खिलाड़ियों ने भाग लिया था। किसमें? साउथ एशियन जो गेम्स थे। अच्छा, इसमें जो उद्घाटन में मार्च पास्ट में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? शॉर्ट पुटर तेजिंदर सिंह तुर थे। तो ऐसे भी सवाल कई बार पूछ लेते हैं कि मार्च पास्ट में भारत के ध्वजवाहक कौन रहे, तो शॉर्ट पुटर थे कौन? तेजिंदर सिंह तुर थे। अब इन जो पदक तालिका थी, देखिए पदक तालिका में अभी मैंने आपको बताया था कि भारत का प्रथम स्थान है, सर्वोच्च स्थान, शीर्ष स्थान भारत ने 173 स्वर्ण, रजत 93, कांस्य 45, कुल 311 पदक जीत करके और पदक तालिका में प्रथम स्थान प्राप्त किया। दूसरा स्थान नेपाल ने प्राप्त किया था, स्वर्ण 51 जीते, रजत 60, कांस्य 95, कुल 206 पदक जीत करके इसने पदक तालिका में दूसरा स्थान प्राप्त किया। तीसरा स्थान श्रीलंका ने स्वर्ण 40, रजत 83, कांस्य 128, कुल 251 पदक जीत करके श्रीलंका ने इस पदक तालिका में तीसरा स्थान प्राप्त किया था, एशियन जो गेम्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान इनोवेशन एंड स्टार्टअप एक्सपो। देखिए राजस्थान इनोवेशन एंड स्टार्टअप एक्सपो 2019 का जो आयोजन हुआ था, ये आयोजन को लेकर के देखिए इसमें काम हुआ था कि प्रदेश के स्टार्टअप को बढ़ावा देने और युवाओं में स्वरोजगार और उद्यमिता को प्रोत्साहन करने के उद्देश्य से एक दिवसीय राजस्थान इनोवेशन एंड स्टार्टअप एक्सपो 2019 का आयोजन जयपुर में किया गया था। तो ये एक्सपो 2019 का आयोजन कहाँ हुआ? जयपुर में। कब? 2019। नेक्स्ट क्वेश्चन है निरोगी राजस्थान अभियान। देखिए निरोगी राजस्थान अभियान है, ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चलाया था। जयपुर की जो सवाई मान सिंह अस्पताल है एसएमएस के सभागार में 18 दिसंबर 2019 को निरोगी राजस्थान अभियान का शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री ने इसके साथ ही निरोगी राजस्थान के लोगो, फोल्डर और मोबाइल ऐप का भी लोकार्पण किया था। इस अभियान के सफल क्रियान्वयन के लिए प्रदेश के प्रत्येक गांव में एक महिला एवं एक पुरुष स्वास्थ्य मित्र की नियुक्ति की जाएगी। देखिए दोस्तों, यहाँ ये स्वास्थ्य मित्र को लेकर के सवाल पूछा जा सकता है किस अभियान के तहत? तो निरोगी राजस्थान अभियान के तहत ही प्रत्येक गांव में क्या होगा? एक महिला और एक पुरुष को स्वास्थ्य मित्र के रूप में नियुक्त किया जाएगा प्रत्येक गांव में। इस प्रकार लगभग 80,000 स्वास्थ्य मित्रों के सहयोग से लोगों को बीमारियों से बचाव के बारे में जागरूक किया जाएगा। और ये स्वास्थ्य मित्र क्या करेंगे? लोगों को बीमारियों से बचाने के लिए जागरूकता लाएंगे। फिर है जन आधार कार्ड। देखिए जन आधार कार्ड, ये भामाशाह कार्ड पहले आपने नाम सुना होगा था। भामाशाह कार्ड जो इससे पहले मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे थी, उस समय उन्होंने शुरू किया था भाजपा सरकार में। अब क्या हुआ, कांग्रेस सरकार में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भामाशाह कार्ड के स्थान पर जन आधार कार्ड शुरू कर दिया। तो जन आधार कार्ड वर्तमान में भामाशाह वैलिड नहीं है, अब है जन आधार कार्ड। तो जन आधार कार्ड में क्या देखिए कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 5 महिलाओं को जन आधार कार्ड प्रदान कर जन आधार योजना का शुभारंभ 18 दिसंबर 2019 को किया। तो यहाँ जन आधार कार्ड को लेकर के सवाल बनता है कि शुभारंभ कब हुआ? तो कहेंगे अपन 18 दिसंबर 2019 को जन आधार कार्ड का शुभारंभ हुआ था। अच्छा, इस योजना में क्या लाभ होगा? देखिए इस योजना का शुभारंभ विभिन्न योजनाओं के लाभ, सरलता, सुगमता और पारदर्शी रूप में आम जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से एक नंबर, एक कार्ड, एक पहचान के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए किया गया है। तो देखिए अच्छी क्रियान्वयन के लिए एक नंबर, एक कार्ड, एक पहचान के क्रियान्वयन के लिए जन आधार कार्ड का शुभारंभ 18 दिसंबर 2019 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया था। ये दोस्तों जो 2019 का जो करंट अफेयर्स था ये, और उसका पार्ट फैला था। तो आप पार्ट 2, 3 इसी प्रकार से आप देखते रहिए, जुड़े रहिए हमारे चैनल से। और चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी करें। और आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।